ये एपिसोड भी स्टार्ट होता है बिल्कुल उसी सीन से जहां पर लुआ फैंग ने फेमू पॉइजन का इस्तेमाल करते हुए पर्पल बेल किंग को जान से मार दिया था। पर मरते मरते भी पर्पल बेल किंग अपनी एक चाल चल देता है जिसके बारे में फैंग को रियलाइज नहीं होता। और हमें वहां पर देखने को मिलता है कि फैंग के चले जाने के बाद पर्पल बेल किंग की डेथ वाली जगह से बहुत सारे ईमेल्स यूनिवर्स में फैल जाते हैं। तभी सीन कट होता है, हमें यूनिवर्स में अलग अलग जगहों पर कई सारे वॉरियर्स को दिखाया जाता है। जैसे उन्हें ये ईमेल्स रिसीव होते हैं तो वो उन्हें पढ़ते हुए कहते हैं वो ह्यूमन जिसने सैक्रिफिशियल टावर से ट्रेजर्स को हासिल किए हैं वो सामने आ गया है। इवन पर्पल बेल किंग मारा जा चुका है, उस ह्यूमन ने जरूर बहुत हैवी प्राइस पे की होगी, यानी कि वो भी काफी वीक हो चुका होगा। अब हमें डरने की कोई जरूरत नहीं और हम तादाद में भी ज्यादा है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग है बचे हुए सारे ट्रेजर्स को लेने की। और फिर वो इन कोऑर्डिनेट्स पर टेलीपोर्ट होने से पहले अपने सभी साथी को कहता है फिर भी इस लोकेशन से थोड़ा सा दूर टेलीपोर्ट होना, जस्ट इन केस हम कहीं मुसीबत में न फंस जाएं। ये कहते साथ ही वो डीमंस बारी बारी करके टेलीपोर्ट होकर इस लोकेशन पर पहुंचना शुरू कर देते हैं। तभी हम कुछ और डीमंस को देखते हैं जो कहते हैं चलो चलो कहीं हम लेट ना हो जाएं, अगर लेट हो गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसी के साथ सीन कट होता है, हमें लुओ फैंग को दिखाया जाता है जो कि अपने क्योटिक विंग्स को एडजस्ट करते हुए बड़ी तेजी के साथ हैवी एरो किंग और ब्लड बीस्ट किंग को निपटाने के लिए निकल पड़ता है। तभी सीन कट होता है, हम देखते हैं ब्लड बीस्ट किंग और हैवी एरो किंग को। यहाँ ब्लड बीस्ट किंग दोबारा से रीजनरेट होते हुए कहते हैं डैम इट, मेरी अनडाइंग डिवाइन बॉडी 42% तक डैमेज हो चुकी है, अब आखिर इसे रिकवर होने में कितना टाइम लगेगा। वहीं इधर हैवी एरो किंग भी अपनी पावर्स को फील करते हुए अपने मन में बोल रहे थे मेरी डिवाइन अनडाइंग बॉडी 59% तक डैमेज हो चुकी है और मेरी बाकी बची हुई कॉम्बैट स्ट्रेंथ 1/10 से भी कम है। मुझे कितनी कमजोरी फील हो रही है, अगर मेरी हालत और खराब हुई तो मुझे डर है कि मैं डीप स्लीप में चला जाऊंगा। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। इससे पहले कि वो कुछ भी कर पाता तभी उसे एहसास होता है कि लुओ फैंग बड़ी तेजी के साथ उसी की तरफ बढ़ रहा है। हमें भी देखने को मिलता है कि फैंग इविल्स की तरह मुस्कुराते हुए अपनी स्वॉर्ड को लेकर बड़ी तेजी के साथ समंदर को चीरते हुए और बादलों के अंदर से होते हुए सीधा इनके नजदीक पहुंच चुका था। और जैसे ही ये फैंग को देखते हैं तो इन दोनों की तो हालत खराब हो गई थी। ये शौक होते हुए फौरन से अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। तो अब हैवी एरो किंग और ब्लड बीस्ट किंग अपनी अपनी जान बचाने के लिए दोनों ही अलग अलग डायरेक्शंस में भागने लगे थे। भागते हुए ब्लड बीस्ट किंग टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू हैवी एरो किंग से कहता है ये हम दोनों का एक साथ पीछा नहीं कर सकता, अगर ये जरा सा भी हेजिटेट करे तो हमारे लिए चांस होगा कि हम यहाँ से बचकर निकल पाएं। हैवी एरो किंग भी इस पर हाँ करता है और बड़ी तेजी के साथ वहाँ से फ्लाई करने लग गया था और फैंग को उनकी ये चाल समझ आ जाती है, इसलिए वो भी मुस्कुराते हुए अपने 3 क्लोन्स बनाकर इनके पीछे लगा देता है और खुद अपनी रियल बॉडी के साथ हैवी एरो किंग का पीछा करने लग गया था। फैंग को इतनी तेजी के साथ पीछा करता हुआ देखकर हैवी एरो किंग काफी हैरान हो गए थे कि तभी सीन कट हो जाता है, हमें देखने को मिलता है कि फैंग ने सैक्रिफिशियल टावर के ट्रेजर का इस्तेमाल करते हुए जो स्पेस लॉक की हुई है उसके बाहर बहुत सारे अंडरिंग लेवल के वॉरियर्स टेलीपोर्ट होते हुए आ रहे थे और यहाँ पर आते साथ ही यहाँ की ओरा को फील करते हुए उनके पहले अल्फाज यही थे ये कितनी हैरान कर देने वाली रेजिडुअल एनर्जी है। सिर्फ इस बची हुई एनर्जी की वेव के साथ हिट होने से ही हमारा दिल तड़प उठा है और हमारी सोल्स शेक कर रही हैं। तभी एक और डीमन वॉरियर बड़े ही गौर से फैंग की स्पेस के अंदर देखते हुए कहता है आखिर ये हो क्या रहा है। ब्लड बीस्ट किंग और हैवी एरो किंग जो कि हमारी एक्सट्रीमली पावरफुल रेसिस में से एक हैं, वो एक्चुअली घबराए हुए हैं और बचकर भाग रहे हैं। उनका इतना कहने था कि तभी ब्लड बीस्ट किंग बड़ी तेजी के साथ फैंग की लॉक की हुई स्पेस से बाहर आ जाता और बाहर आते साथ ही टेलीपोर्ट होकर कहीं गायब हो गया था, यानी कि वो अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब रहा। वहां पर मौजूद बाकी सभी डीमन वॉरियर्स ये नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर ये हो क्या रहा है। तभी दूसरी तरफ हम फैंग को देखते हैं जो कि हैवी एरो किंग के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुका था। फैंग को अपनी इतना करीब पहुंचा हुआ देखकर हैवी एरो किंग उससे कहता है ह्यूमन मुझे पुश मत करो, पर फैंग तो उसकी एक भी नहीं सुनता और लगातार पीछा करता ही रहता है। इन दोनों का यह चेसिंग सीन हमें स्पेस से भी देखने को मिलता है कि ये कितनी ज्यादा तेजी के साथ मूव कर रहे हैं और हमें सिर्फ लाइट की फॉर्म में ही नजर आ रहे थे। अब जब हैवी एरो किंग देखते हैं कि वो फैंग से बचकर नहीं भाग सकते, इसलिए फाइनली वो अटैक करने का डिसाइड करते हैं और रुकते हुए अपना सबसे पावरफुल अटैक जिसके नाम से वो जाने जाते हैं उन्होंने उसे रेडी करना शुरू कर दिया था और साथ ही साथ कहते हैं तुम्हें मेरे ट्विन एरोस को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। इसी के साथ वो अपने इस अटैक को फैंग की तरफ चल देते हैं जो कि स्पेस को चीरते हुए सीधा उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था और जहां जहां से भी उनके ये डुअल एरोस गुजर रहे थे वो अपनी छाप छोड़ते जा रहे होते हैं और साथ ही ये नज़ारा बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल था। फैंग हैवी एरो किंग की तरफ से इस इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को अपनी तरफ आगे बढ़ता हुआ देखकर अपने मन में कहता है तुमने अपनी 90% कॉम्बैट स्ट्रेंथ को खो दिया है, लेकिन फिर भी तुमने अपनी बाकी बची हुई एनर्जी को इकट्ठा करते हुए हैवी एरोस को रिलीज किया। इम्प्रेसिव, तुम वाकई ही काफी पावरफुल हो, बट अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे पास सिर्फ एक ही चांस था।
ये सोचते के दौरान ही फैंग अपनी क्योटिक विंग्स के साथ उनके फायर एरो के साथ टकरा जाता है और हमें यहाँ पर एक जोरदार एनर्जी ब्लास्ट देखने को मिलता है। पर तभी हमें पता चलता है कि फैंग ने तो टकराते साथ ही उनके इस हैवी एरो को डिफ्लेक्ट कर दिया था, जो कि सीधा जाकर जमीन में टकराता है और उसने वहाँ बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर दी थी। इन दोनों की इस फाइट को बाहर मौजूद डीमंस भी विटनेस कर रहे थे। वहीं इधर फैंग अब हैवी एरो किंग के दूसरे अटैक को रोकने के लिए अपनी 9 लाइटिंग स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए शैटरिंग द गैलेक्सी स्प्लैश अटैक को यूज करता है और हमें देखने को मिलता है कि ना सिर्फ फैंग के इस अटैक ने हैवी एरो किंग के अटैक को काउंटर कर दिया था, बल्कि ये सीधा उनकी तरफ बढ़ते हुए एक बार दोबारा से उन्हें हिट करने वाला था, जो देखकर हैवी एरो किंग पैनिक करते हुए जल्दी से अपने एक और फायर हैवी एरो को क्रिएट करना शुरू कर देते हैं और अपनी बची कुची एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए इस एरो को रिलीज करने में कामयाब भी हो गए थे, जो कि दिखने में काफी पावरफुल लग रहा था। पर जैसे ही उनका अटैक सीधा जाकर फैंग के उस स्प्लैश अटैक के साथ टकराता है तो ये भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता, जो देखकर वो काफी हैरान हो गए थे कि तभी इतने में ही फैंग का वो स्लैश अटैक आकर हैवी एरो किंग के साथ हिट हो जाता है, जिससे वो नहीं बच पाते और इसी के साथ वो बड़ी तेजी के साथ नीचे गिरने लग गए थे। इससे पहले कि वो खुद को संभाल पाते, फैंग अपनी 9 लाइटिंग स्वॉर्ड को लेते हुए बड़ी तेजी के साथ उन्हें एक और हिट कर देता है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में वो पॉइजन फैलने लग गया था। और फिर जैसे ही हैवी एरो किंग को एहसास होता है कि उनकी बॉडी में पॉइजन फैल रहा है, उन्होंने फौरन से अपने मल्टीपल क्लोन्स बनाते हुए अपनी पॉइजनियस बॉडी को छोड़ दिया था, जिसके चलते वो बड़ी मुश्किल से बाल बाल बच गए थे। पर फैंग के चंगुल से बचने के लिए ये काफी नहीं था। इससे पहले कि हैवी एरो किंग आगे कुछ कर पाते, फैंग अपनी क्लाउड वाइन को ऑर्डर देते हुए जल्दी से उन्हें पकड़वा लेता है। हैवी एरो किंग क्लाउड वाइन से बचकर भागने की कोशिश तो करते हैं, पर क्लाउड वाइन ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। इसी के चलते वो उन्हें जकड़कर एक जगह पर इकट्ठे करते हुए उनके सभी क्लोन्स को एक बॉडी में फिट कर देती है और हैवी एरो किंग जबरदस्ती ना चाहते हुए अपनी नॉर्मल बॉडी में लौट आए थे। इतना काफी नहीं था कि तभी क्लाउड रबिंग वाइन जकड़े हुए हैवी एरो किंग की बॉडी के अंदर अपने पॉइजनियस टेंटिकल्स को घुसाना शुरू कर देती है, जिससे बचने की हैवी एरो किंग बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन अब वो अपनी पॉइजनियस बॉडी को नहीं छोड़ पा रहे थे क्योंकि क्लाउड रबिंग वाइन उन्हें जकड़ा हुआ है। इसी के चलते अब वो कुछ ही सेकंड्स में अनकॉन्शियस हो जाते हैं और उनके अंदर से कोई हलचल ना पाते हुए क्लाउड रबिंग वाइन उन्हें छोड़ देती है। इसी के साथ अब वो बड़ी तेजी से स्पेस से नीचे गिर रहे थे। ये नजारा अभी डीमन रेस के सभी वॉरियर्स देख रहे होते हैं और उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि हैवी एरो किंग हार चुका है। कि इतने में ही फैंग भी फ्लाई करता हुआ हैवी एरो किंग के नजदीक आकर उन्हें अपनी वर्ल्ड रिंग में ले जाता है। ये देखकर वो सभी डीमन वॉरियर्स शॉक्ड हो गए थे। इधर हैवी एरो किंग की अनकॉन्शियस बॉडी आकर बुबाता और अटूका के पास गिरती है, जिसे देखकर अटूका बहुत ज्यादा डर गई थी और वो बुबाता को भी डरा देती है, तो इसीलिए बुबाता भी उड़ती हुई उसके सर पर एक जोरदार पंच मारती है, डरपोक कहीं की। चलो अब जाओ जाकर उसे चेक करो। तो अटूका डर डर कर हैवी एरो किंग के पास आती है और उन्हें टच करने की कोशिश करती है। जैसे ही उन्हें टच करती है तो हैवी एरो किंग का आर्मर खुलना शुरू हो गया था। आर्मर को ओपन होता हुआ देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और पीछे की तरफ गिर गई थी और धीरे धीरे करके पीछे हटने लग गई थी। पर फिर कुछ देर तक आर्मर को ओपन हुआ देखकर उसके अंदर से कोई भी हलचल ना पाकर वो बाता और अटूका हिम्मत करते हुए देखती हैं कि आखिर उसके अंदर है क्या, और जैसे ही वो उसके अंदर देखती हैं तो उसे देखकर वो काफी हैरान और खुश हो गई थी। इतने में ही सीन चेंज हो जाता है, हमें दिखाया जाता है लूबो फैंग को, जो कि अब अपने एनिमी को हराने के बाद आसमान में आकर अपनी स्वॉर्ड को स्विंग करते हुए पीछे की तरफ उन सभी डीमन वॉरियर्स की तरफ पलट कर देखता है। और यहाँ सिर्फ फैंग की एक नजर से ही कई सारे डीमन वॉरियर्स डरते हुए कहते हैं, मुझे बुरी फीलिंग आ रही है, मैं जा रहा हूँ। ये कहते साथ ही वो टेलीपोर्ट होकर वहाँ से फौरन से भाग गए थे और देखते ही देखते यहाँ पर आधे से ज्यादा डीमन वॉरियर्स अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। ये देखकर फैंग भी उन पर ध्यान ना देने का सोचता है कि तभी अचानक से वहाँ पर कुछ और न्यू डीमंस टेलीपोर्ट होते हैं और फैंग को अकेला देखकर वो कहते हैं, चलो वो ह्यूमन अभी अकेला है, अटैक। इसी के साथ वो न्यू टेलीपोर्ट हुए डीमन वॉरियर्स बड़ी तेजी के साथ फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। उन्हें ऐसा करता हुआ देखकर वहां पर पहले से मौजूद डीमन वॉरियर्स कहते हैं, ये बेवकूफ कमीने, इन्हें पता भी नहीं है कि इनके साथ क्या होने वाला है। इस पर उसके साथ मौजूद वॉरियर कहता है, वो लोग बेवकूफ नहीं है, अगर हम लोग भी ब्लड बीस्ट किंग को यहाँ से बचकर भागते हुए और हैवी एरो किंग को शदीद जख्मी होता हुआ ना देखते और सिर्फ एक अकेले इंसान को खड़े हुए देखते तो शायद हम भी अटैक कर देते। इधर फैंग उन सभी डीमन वॉरियर्स को अपनी तरफ हमला करता हुआ देखकर कहता है, 2 पिनेकल किंग, 6 हाई किंग, 10 लो किंग, टोटल 18 लोग, तुम ना समझ एलियंस अब मेरी रिस्पेक्ट और एडमिरेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए स्टेपिंग स्टोन्स बनोगे। इसी के साथ वो सभी 18 डीमन वॉरियर्स अपनी अपनी ओरिजिनल लॉ की पावर्स को रिलीज करना शुरू करते हैं और हमें यहाँ पर दूर खड़े एक डीमन वॉरियर्स की आंखों से दिखाया जाता है, जो अपने मन में बोल रहा था, ये एक ऐसी मेमोरी है जो मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा, एक फैक्ट जो मैंने अपनी आंखों से विटनेस किया।
हमें देखने को मिलता है कि उन सभी वॉरियर्स के अपनी अपनी ओरिजिन लॉस की पावर्स को रिलीज करने की वजह से वहां पर चारों तरफ अंधेरा छा गया था, जो देखकर बाहर मौजूद वॉरियर्स पैनिक करने लग गए थे। इसी के साथ अब फैंग भी अपनी स्वॉर्ड को लेते हुए उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और ये सभी लोग अपनी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए फैंग के ऊपर अपने अपने अटैक्स को थ्रो करना शुरू कर चुके थे। जो नजारा देखते हुए ये ओल्ड मैन एक बार दोबारा से कहते हैं, सिल्वर आर्मर में मौजूद वो फिगर बहुत एलिगेंट था। वो अंधेरी रात में फायरफ्लाई की तरह लग रहा था, स्पेस में फ्रीली मूव करते हुए। उसकी स्वॉर्ड लाइट बिल्कुल लॉन्ग रिवर की तरह लग रही थी, इंतहाई दिलकश, देखने में शानदार। एक ऐसा स्वॉर्ड अटैक जो कि पूरी अर्थ को चीर कर रख दे, समंदर को बिखेरते हुए, हेमस को तोड़ते हुए। उसके इन हमलों की वजह से मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स तक फैली हुई दुनिया पूरी तरह से फना हो गई और नथिंगनेस में बदल गई, इस ना बदलने वाले ब्यूटीफुल कॉस्मोस की डेप्थ्स तक। लॉन्ग रिवर जैसी ये स्वॉर्ड लाइट एक लम्हे तक और भी ज्यादा थी, एक मिरेक्युलस साइट। बेसिकली ये ओल्ड मैन लुओ फैंग की इन 18 अनडाइंग्स के साथ हो रही फाइट को एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने वे में, और हमें ये नज़ारा स्क्रीन पर ही देखने को मिलता है कि ये कितना ज़्यादा अमेजिंग है। देखने में तो वो सभी अनडाइंग्स मारे जा रहे थे, पर फैंग का एक एक स्वॉर्ड अटैक कितनी ब्यूटीफुली रिप्रेजेंट हो रहा था, ये हम स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं। डीमंस के लिए तो ये बुरी बात होनी चाहिए क्योंकि उनके साथ ही मारे जा रहे हैं, लेकिन वो भी इस नज़ारे को देखकर हैरान है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। वो अपनी आंखों से इस नज़ारे को विटनेस कर रहे हैं, उन्हें ये भी यकीन नहीं हो रहा था। हमें देखने को मिलता है कि फैंग वन बाय वन इन सभी 18 अनडाइंग्स के अटैक से बचते हुए अपनी 9 लाइटनिंग स्वॉर्ड के स्प्लैश अटैक का इस्तेमाल करते हुए इन अनडाइंग वॉरियर्स को जान से मारता जा रहा था, जिसके चलते उसके ये स्प्लैश अटैक्स हमेशा के लिए इस यूनिवर्स में रह जाएंगे और ये कभी भी खत्म नहीं होंगे। जैसे जैसे वनडाइंग वॉरियर्स फैंग के इस हेवन शैटरिंग स्प्लैश अटैक के नीचे आकर मर रहे थे, वैसे वैसे वो स्प्लैश अटैक यूनिवर्स में हर तरफ रोशनी फैलाते हुए फैलता ही जा रहा था और ये नज़ारा सच में बहुत ही ज़्यादा शानदार होता है। और अब तक यहाँ पर फैंग 9 से ज़्यादा अनडाइंग वॉरियर्स को मार चुका है, लेकिन फिर भी ये लोग हैं कि अटैक करने से पीछे नहीं हट रहे। तो फैंग भी कहाँ पीछे हटने वाला था, वो एक साथ 3 अनडाइंग्स को अपने ऊपर अटैक करने के लिए आगे बुलाता है। तो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि इनका क्या हाल होगा।